गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज हम 31 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये रामायण नोट्स हैं, ये आप एमपी जीके के लिए ले सकते हैं। आपका जो जेल प्रहरी का एग्जाम होता है, व्यापम के जो एग्जाम होते हैं, आपको पता है काफी प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो आपको अच्छा खासा एमपी जीके आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। सेम है आपका एनसीईआरटी का, तो ये भी आपका यहाँ से तैयार कर सकते हैं आप। ज्यादातर एनसीईआरटी की समरी है, तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अगर आप लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं ढूंढ पा रहे तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल तक का करंट आउटलुक अवेलेबल है, ये मंथली हम निकालते हैं, ये अगर आप लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये जल्दी ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ पुराना कंटेंट है, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। देखिए, एक जो चीज है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर जेल प्रहरी के लिए हमें कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश का। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। देखिए, करंट अफेयर में आपको एक नेशनल करंट अफेयर है और एक आपका एमपी का करंट अफेयर है। इंटरनेशनल करंट अफेयर बहुत कम पूछा जाता है। नेशनल करंट अफेयर की बात करें तो ये आप एक साल का कवर कर लीजिए, इससे ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। तो एक साल यानी कि जैसे आपका एग्जाम है नवंबर में, तो एग्जाम नवंबर में है, तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर 2020 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कहां से पढ़ना पड़ेगा? अक्टूबर 2019 से। तो ये एक साल का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है, ये आपको कितना पढ़ना है। देखिए, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर इजीली अवेलेबल नहीं होता है जो लोग एग्जाम सेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है, इसको कितना पढ़ना चाहिए, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो शुरुआत है वो करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मंथली या डेली करंट अफेयर मिलता है आपको, तो आप वो तो पढ़ ही सकते हैं। दूसरी चीज, हमारी पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं ताकि आप रिवाइज भी कर सको और उसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सको। साथ में आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा इससे। तो आपको स्टैटिक जीके एक तरीके से रिवीजन इसमें हो जाता है, बहुत सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। दूसरी चीज, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अक्टूबर 2020 तक का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कब से पढ़ना है, तो सबसे पहले आप ये हिसाब बना लीजिए कि अक्टूबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक का, यानी कि पिछले एक साल का तो हमें कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा ये करने के बाद आपको अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक का करंट अफेयर करना है। जब आप ये 2020 का पूरा पढ़ लें, तब आपको ये 2019 पे जाना है। ठीक है, इसके अलावा 2017, 2018 ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना डिटेल में आप जाओगे, कितना करंट अफेयर पढ़ोगे। करंट अफेयर के मुश्किल से 4 या 5 प्रश्न आएंगे। हालांकि ये 4-5 प्रश्न के लिए मेहनत तो हमें करनी ही होगी, लेकिन फिर भी कितनी मेहनत करोगे आप, तो ये आप मत पढ़ो। आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम ये करंट अफेयर तो आप पूरा करके ही जाएं 2019 और 2020 का, क्योंकि अपकमिंग देखो, ये तो अब कंफर्म हो गया है कि जेल प्रहरी का एग्जाम तो होना ही होना है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि नवंबर में होता है या थोड़ा हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा और आगे खिसक जाए। इसके बाद आपका कांस्टेबल का एग्जाम भी टेंटेटिव है, ये भी एग्जाम होगा। कुछ एसआई की वैकेंसीज भी हो सकती हैं। आपका लेबर इंस्पेक्टर के भी चांसेस हैं, और आपका जो आईटीओ ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो भी एग्जाम आपका हो सकता है। सब इंजीनियर का एग्जाम भी होना ही होना है। तो मतलब वैकेंसीज ये है कि एक बार अगर वैकेंसी आ गई, एक बार एग्जाम हो गया, गवर्नमेंट एक बार एग्जाम कराने में अगर सक्सेस हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको और सारे एग्जाम्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। क्योंकि 2018 में आई थिंक आखिरी एग्जाम निकला था ग्रुप 4 का, उसके बाद से मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के अलावा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें। एग्जाम का नोटिफिकेशन जैसा कि जेल प्रहरी का आया है, ऐसा नोटिफिकेशन कभी भी कांस्टेबल का आ सकता है, कभी भी सब इंजीनियर का या अदर एग्जाम्स का आ सकता है। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें, बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि शायद मुझे सबको ये चीज बतानी चाहिए, इसलिए मैंने कमेंट में रिप्लाई ना करके आपको पूरा बता दिया है। देखिए, कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि आदमगढ़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो बहुत आसान है, ये होशंगाबाद में है। दूसरा प्रश्न था खरबूजा महल कहाँ है, तो खरबूजा महल है आपका धार में। इसका जो अच्छा आंसर किया है, ये मिली चौहान ने बहुत अच्छा आंसर करा है इसका। आदमगढ़ की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहीं से समझ में आता है कि हम कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। 2 किलोमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जीके जो है इसमें इतना बहुत है कि होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के पास स्थित है। आदमगढ़ की जो पहाड़ियां है, उसमें जो चित्रकारी की गई है, वो पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष
को दर्शाता है। और इसके अलावा भीमबेटका जो है वहां से 40 किलोमीटर दूर है, तो ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भीमबेटका के पास स्थित है, 40 किलोमीटर दूर लिखने की जरूरत नहीं है। पत्थरों पर चित्रकारी के लिए आदमगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। 20 चट्टानी आश्रय पाषाण काल और मध्यकाल के चित्रकारी से सजे हैं और 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। खरबूजा महल धार नगरी के विख्यात जिले में स्थित है, मतलब धार में स्थित है। धार नगरी की स्थापना परमा राजा भोज ने की थी, इसलिए राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। धार का किला एक छोटी सी पहाड़ी पर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। 14वीं शताब्दी के लगभग सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया था। खरबूजा महल ही था जिसमें बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। इस किले के पास बाबा बंदी छोड़ की दरगाह भी स्थित है। धार में एक भोजशाला भी है जिसका निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मध्य प्रदेश में 5 खुली जेल हैं, 5 नहीं है, मध्य प्रदेश में टोटल खुली जेल जो हैं वो हैं 6, क्योंकि यहां पर एक खुली जेल अभी 2019 में ही शुरू हुई थी तत्कालीन गृह मंत्री बाला बच्चन के द्वारा, और ये खुली जेल है भोपाल सेंट्रल जेल के पास में, और इसको नाम दिया गया है देवी अहिल्याबाई खुली कॉलोनी। ठीक है, इंदौर वाली जो है उसको देवी अहिल्याबाई खुली कॉलोनी नहीं कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो देखिए मध्य प्रदेश की जो पहली खुली जेल है नवजीवन शिविर मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्टार्ट हुई थी, मुगावली में। ठीक है, लेकिन अब ये अशोकनगर जिले में आता है, लेकिन ये बंद हो गई थी। उसके बाद 2010 में मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल की शुरुआत होशंगाबाद से हुई। ठीक है, यहाँ पहली महिला जेल भी है। मई 2018 में इंदौर में, और अभी देवी अहिल्या खुली जेल के नाम से है या नहीं ये तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंदौर में खुली जेल है। इसके बाद सतना में खुली जेल का शुभारंभ किया गया। नरसिंहपुर और जबलपुर में भी किशोर बंदी गृह आपके स्थापित है। इसके अलावा अभी रिसेंट में जो शुरू करी गई है खुली जेल वो है भोपाल में। तो टोटल जो खुली जेल हैं वो कितनी हो चुकी हैं? 6 हो चुकी हैं। मैंने आपको देखिए एमपी की करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उसमें भी ये बताया था। आज का हमारा पहला प्रश्न है पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दूसरा प्रश्न है भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा जाता है। 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा करंट अफेयर का, हाल ही में कहां तितली पार्क का लोकार्पण वन मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा किया गया है। तो देखिए ये जो तितली पार्क है एक छोटा सा पार्क है मध्य प्रदेश का, जो भोपाल स्थित नेशनल पार्क है वन विहार, वहां पर विजय शाह जो मंत्री हैं इनके द्वारा इसको शुरू करा गया है। और मतलब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान परिसर में इसको शुरू करा गया है। करीब 60 बाई 60 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में ये तितली पार्क बनाया गया है। प्राकृतिक रूप से खुला क्षेत्र है, इसलिए तितलियों को आकर्षित करने के लिए होस्ट पॉइंट्स और नेक्टर प्लांट्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र जो अगर देखा जाए तो 445.21 हेक्टेयर क्षेत्र है। ये संरक्षित होने के कारण तितलियों के संवर्धन के लिए बहुत अच्छा स्थान है। कुंवर विजय शाह की बात करें तो ये कहाँ से? हरसूद से विधायक, यानी खंडवा। ठीक है, ध्यान रखिए हरसूद से विधायक हैं। अगला प्रश्न है 30 जुलाई को फिक्की द्वारा आयोजित टूरिज्म ई कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मध्य प्रदेश से किसने भाग लिया? तो मध्य प्रदेश की जो पर्यटन मंत्री हैं इंदौर से आपकी ये विधायक है उषा ठाकुर, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। 30 जुलाई को फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। टूरिज्म ई कॉन्क्लेव, इसका समापन समारोह अभी हुआ है। उषा ठाकुर की बात करें, पर्यटन संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर हैं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी व्हाट्स नेक्स्ट, ये विषय था इस कॉन्क्लेव का, और इसमें अलग अलग राज्यों के जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी शामिल हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, इन्होंने 29 जुलाई को 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो ये भी इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा मंत्रिपरिषद ने कुछ जो निर्णय लिए हैं उनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को अनुसमर्थन प्रदान किया था। इस योजना के तहत 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के जो पात्र व्यक्ति हैं, ये एज याद रख लीजिए, योजना में कई बार एज पूछ लेते हैं, तो इनको व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जुलाई 2020 से लेके मार्च 2022 तक ये योजना लागू होगी। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 लाख ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना से लगभग 14 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार मध्य प्रदेश के ऊपर आने वाला है।
एक और है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2020-22 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया मंत्रिपरिषद की बैठक में। इस योजना में 3 वर्ष के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार पर 6494 करोड़ 15 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। केंद्र सरकार से योजना में 6305 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार 12,799 करोड़ से योजना टोटल अधिक की होगी। ठीक है, और खुली निविदा जो है उसके माध्यम से बीमा कंपनी का चयन की जाएंगे। हालांकि याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना डेटा याद रखना होगा। एक और निर्णय था कि मंत्रिपरिषद ने जो कैंपा निधि होती है, ठीक है, जो कंपनियों को एक अमाउंट देना होता है, आपको पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। इसके अंतर्गत वार्षिक प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 के अनुमोदित कार्य योजना के लिए 833 करोड़ 54 लाख तथा वर्ष 2019-20 के अतिरिक्त अनुमोदित कार्य योजना के लिए 149 करोड़ 14 लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया है। हालांकि उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार दिमाग में रख लो, बहुत है। मंत्रिपरिषद ने 21 नगर परिषदों संबंधी अधिसूचना निरस्त कर उन्हें यथावत नगर परिषद रखने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया है। ये 21 नगर परिषदें फिर से बना दी गई। एक तरीके से आप सोच सकते हो कि फिर से इनको बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने इनको मतलब इनको बनाने का एक आदेश जारी किया था, तो इन्होंने उसको निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव कौन बनाए गए? तो देखिए, अभी आपको कल वीडियो बताया था मैंने कि मनोहर दुबे ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, तो अब ये बनाए गए हैं डीपी आहूजा। कौन है? डीपी आहूजा बनाए गए हैं। और एक और चीज है, ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं 1996 बैच के। ठीक है, ये बनाए गए हैं। अभी ये थे जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव, इनको राजभवन का प्रमुख सचिव यानी कि राज्यपाल का प्रमुख सचिव बनाया गया है। ठीक है, मनोहर दुबे जो थे, इन्होंने OSD पद से भी हाल ही में इस्तीफा दिया था, उसको राज्य सरकार ने तत्काल मंजूर कर लिया था। ठीक है, तो अब ये बनाए गए हैं DP आहूजा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कब तक कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो ये जो है आपका 31 मई 2021 तक ये अभियान, कृत्रिम गर्भाधान अभियान चलाया जाएगा और स्टार्ट करा जाएगा ये 1 अगस्त 2020 से, और इसको 31 मई 2021 तक चलाया जाएगा। ये चलाया जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, इससे प्रदेश में अच्छी नस्ल के जो पालतू पशु हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी और पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो सही है कि कृत्रिम गर्भाधान से अच्छी नस्ल के पालतू पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन आय कैसे बढ़ेगी? आय का फंडा है कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जो है, इनको प्रति कृत्रिम गर्भाधान के लिए 50 रुपये और प्रति वत्स उत्पादन प्रोत्साहन राशि के रूप में 100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कार्यक्रम में प्रत्येक जिले के चयनित 500 गांवों में से प्रत्येक गांव में 100 गौ भैंस वंशीय पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। इससे 50,000 उच्च नस्ल वाले दुधारू पशुओं की प्राप्ति होगी। पशुपालन मंत्री अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कौन है? प्रेम सिंह पटेल हैं, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है बड़वानी। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो देश में दूसरी श्वेत क्रांति लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 28 जुलाई 2014 को इनके पहले कार्यकाल में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत करी गई थी। इस मिशन के तहत सरकार जो है वो देसी नस्ल के जो दुधारू पशु हैं उनको बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, यानी कि देश में दूसरी श्वेत क्रांति लाना चाहती है। आपको पता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इससे संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में देश में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो देखिए, ज्यादातर जो है इसका सही आंसर मध्य प्रदेश ही होता है, आपको पता है हमारे क्वेश्चंस में, और व्यापम में भी इसी प्रकार का प्रश्न ही वो पूछेंगे। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। PM स्वनिधि योजना के पोर्टल पर 18,533, ये ध्यान रखें 18,000 से अधिक, ठीक है, देश के 56% प्रकरणों की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई। मतलब देश में टोटल और यहां पर 56%, 100 में से 56%।
बैंक को 82,652 आवेदन यानी कि देश के टोटल 27% प्रकरणों को प्रस्तुत करने में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। मतलब सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस मध्य प्रदेश से ही मिले हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, कभी वेबिनार हुआ था, उसमें ये जानकारी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी इस वेबिनार में उपस्थित थे। ठीक है, तो गाइस ये पूरा था आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं, कमेंट्स करिए। लिखने की प्रैक्टिस करवाने के लिए ही मैं आपको कमेंट करवा रहा हूं, ताकि आप कुछ तो लिखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।